रिसर्च फाउंडेशन रायपुर छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका शीर्षक टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्सपेक्टिव है, इसमें मैं आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर रोली तिवारी आप सभी प्रबुद्ध अतिथियों का आभासी और गैर आभासी रूप से जो हमारे साथ जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि इस टेक्निकल सेशन के हमारे वक्ता डॉक्टर दीपेंद्र मोहन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। महाविद्यालय और रिसर्च फाउंडेशन परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने श्रोताओं से पार्टिसिपेंट्स माइक म्यूट कर लें। धन्यवाद। मैं अपने आज के प्रथम सत्र के हमारे स्पीकर डॉक्टर दीपेंद्र मोहन सिंह सर से अपने श्रोताओं का संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर दीपेंद्र मोहन सिंह सर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एफिलेटेड हैं। सर की टीचिंग एक्सपीरियंस में मोर देन 6 इयर्स हैं। आपका स्पेशलाइजेशन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एंड सोशियोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट के साथ में आप जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज और सोसाइटी से भी एफिलेटेड हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाइफ मेंबर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी न्यू दिल्ली, लाइफ मेंबर उत्तर प्रदेश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, लाइफ मेंबर नॉर्थ वेस्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, लाइफ मेंबर महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर सम्मिलित हैं। इसके साथ ही सर ने बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में एज अ की नोट स्पीकर और एज अ रिसोर्स पर्सन अपने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। आपके एकेडमिक अकाउंट में 10 से अधिक रिसर्च पेपर्स रेपुटेड जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। 3 चैप्टर्स इन डिफरेंट बुक्स आपने लिखे हैं और आप रेगुलरली सोशल इश्यूज पे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रोली जी, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा हो रही है कि नहीं।
हमें लग रहा हो कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जी सर, दिख रहा है। जी। सबसे पहले तो नेताजी सुभाष महाविद्यालय और वितराग रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर वक्ता मुझे आमंत्रित करने के लिए, शामिल करने के लिए डॉक्टर रोली मिश्रा जी, डॉक्टर दिव्या शर्मा जी और महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकगण या जो भी लोग इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन्वॉल्व हैं, सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि आप सभी चर्चा कर चुके होंगे कि हम लोग जो ये हमारा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, यह 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। एक तो है टीचर्स एजुकेशन और दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो किस प्रकार से हम उसमें टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, वेबिनार्स का और अदर डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उस पर हम सभी बात करेंगे। जो ये पूरी बातचीत है मुख्यतः 4 बिंदुओं पर आधारित होगी। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से वर्तमान समय में एजुकेशन में ये दोनों कंसेप्ट एक पिलर के रूप में हमारे सामने आए हैं, टीचर्स एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दूसरा यह है कि इन चीजों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के उच्च शिक्षा में शिक्षक विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता अचानक क्यों आ पड़ी है, और ये जो टीचर ट्रेनिंग है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रियाओं में क्या हमारे सामने व्यवधान आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है। और फिर अंतिम बिंदु के रूप में हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह टीचर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बात करती है। कैसे हम नवीन बदलती परिस्थितियों में वास्तविकताओं को देखते हुए जो नई पहले हम कर रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो अ, हम सभी जैसा कि यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है इन्हीं 2 बिंदुओं पर आधारित है कि कैसे वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, और दूसरा है शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। इन 2 बिंदुओं को वर्तमान समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, यह केवल इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि इससे सीखने के प्रति किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होगा, किसी शिक्षक का केवल व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि यह शिक्षण की जो कला है, आर्ट ऑफ जो टीचिंग है, उसको निखारने के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। इसी कारण से हम इन 2 बिंदुओं पर बात करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी शिक्षक अपनी स्वयं की शिक्षा और डेवलपमेंट में इस तरह के निवेश को कर कर शिक्षक शैक्षिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का निरंतर विकसित होते परिदृश्य को समझने में ठीक तरीके से सक्षम हो सकेगा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में नवीन परिवर्तन आ रहे हैं, छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं वो लगातार परिवर्तित हो रही हैं। शिक्षकों की और उन आवश्यकताओं के दृष्टिगत जो शिक्षकों की मांगे हैं वह भी वैविध्य होती जाती जा रही हैं, लगातार बदलती जा रही हैं। अलग अलग टीचर्स को लेकर हम लोग रोज मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि कैसे जो शिक्षक हैं वर्तमान समय में आवश्यक है। तो वहां पर यह चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, शिक्षक शिक्षा, कि शिक्षकों के लिए यह जो शिक्षक शिक्षा है, यह उनके जो भी बेसिक नॉलेज है या उनका जो टीचिंग स्किल है उसको सुनिश्चित करती है, ताकि वह एक आत्मविश्वास के साथ और एक अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में विद्यार्थियों के समझ, छात्र छात्राओं के समझ जा सकेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि शिक्षक शिक्षा इसलिए जरूरी है कि जो टीचर्स हैं वह आत्मविश्वास के साथ, नवीन पद्धतियों के साथ कक्षाओं में विद्यार्थियों को समझ जाए। दूसरा जो हमारा सेमिनार का बिंदु है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यह जो व्यावसायिक विकास है, यह शिक्षकों की अलग आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमको अपने ज्ञान में, जैसे शिक्षक के रूप में हम सभी चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान में, अपनी शिक्षण पद्धतियों को लगातार अपडेट करते रहें, छात्रों की या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उसको ढालते रहें। इसके अलावा शिक्षा में जो नवीन नवाचार हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे भी हम अवगत रहें। तो यह सतत सीखने की जो प्रक्रिया होगी, शिक्षकों को निरंतर जो बदलता शैक्षिक परिदृश्य है उसमें अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो टीचर्स एजुकेशन है और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यह शिक्षकों को वर्तमान परिदृश्य में जो लगातार परिवर्तित हो रहा है, कैसे अपनी प्रासंगिकता को विद्यार्थियों के समक्ष महत्वपूर्ण बनाए रखे। इस ऑनलाइन
जो हम लोग कह रहे हैं डिजिटल जमाने के संदर्भ में, जहां पर गुरु शिष्य का संबंध धीरे धीरे फेडअप होता जाता रहा है। जो विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच लिंकेज है वह कमजोर होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो शैक्षिक परिदृश्य है यह लगातार बदल रहा है, और ये जो बदलाव हो रहा है शैक्षिक परिदृश्यों में, इन बदलावों के पीछे जो कारण है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण, रोज हमारे सोसाइटी में तरह तरह के चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जो हम लोग कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो ग्लोबली कनेक्ट हो गया है विश्व के अन्य देशों से, जो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव माना जा रहा है, वैश्वीकरण का इसको प्रभाव माना जा रहा है। और जैसा कि कहा भी गया है कि पूरा विश्व अब एक गांव के सदृश हो गया है। हम सभी लगातार अवगत हैं कि दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वहां पे किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंटेज हो रहे हैं, उनको लगातार हम लोग उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं, और उसके मुताबिक हम लगातार अपने में परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का लैंडस्केप है वो लगातार बदलता जा रहा है। ये जो 21वीं शताब्दी का विद्यार्थी है, यह इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पिछली पीढ़ियों से काफी अलग हैं, पिछली पीढ़ियों से अलग हैं, जिसके कारण हमें इस तरह की शिक्षक पद्धतियों का विकास करना आवश्यक हो गया है, जिनमें जिनको प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जा सके, जिनका इंटीग्रेशन हो सके टेक्नोलॉजी के साथ। और यह तभी संभव होगा जब हम नवीन तकनीकी उपकरणों के साथ, विविध प्रकार की प्रणालियों के साथ शिक्षण के नए नए रास्ते को खोलेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यह चेंजिंग एजुकेशन का लैंडस्केप है, यह शिक्षकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज के रूप में भी आ रहा है, क्योंकि तीव्र परिवर्तन के इस युग में शिक्षक इन बदलावों को समझे और उस समझ को अपने विद्यार्थियों तक, उनकी बदलावों, उनकी जरूरतों के मुताबिक प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए तक पहुंचाए। इस प्रकार से यह चेंजिंग जो एजुकेशन लैंडस्केप है, यह भी हमें प्रेरित करता है इस बात के लिए कि हम लगातार टीचर्स एजुकेशन और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उन पर चर्चाएं करते रहें, और उन्हीं चर्चाओं को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित भी की गई है। अब जो टीचर एजुकेशन के अलावा जो दूसरा प्रमुख पिलर के रूप में हमने देखा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका क्या महत्व है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्यावसायिक विकास है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ही किसी भी प्रोफेशन में, शिक्षा को भी आप शामिल कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन प्रोफेशन में यह विकास के पथ की आधारशिला मानी जा रही है। जैसा कि हमने आप लोग स्लाइड में देख सके होंगे कि लिखा है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द कार्नर स्टोन ऑफ एन एजुकेटर्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, यानी कि ये एक आधारभूत पत्थर है, आधारभूत शिला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्तमान समय में। और यह क्या कार्य करता है? हम लोग मुख्य रूप से इनको तीन चार बिंदुओं में शामिल कर सकते हैं कि यह हमको लगातार एजुकेशन में आ रहे नए बदलावों को, नए शोध प्रणालियों से जोड़े रखने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे फील्ड के बहुत सारे ऐसे गैप्स होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन एरियाज में हमें अपना विकास करने की आवश्यकता है। वहां पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारी मदद करता है। इसके अलावा विश्व भर के शिक्षकों से, भारत ही नहीं विश्व भर के शिक्षकों से हमको यह एक नेटवर्क बनाए रखने में और उस नेटवर्क को पोषित करने में मदद करता है। यानी कि केवल जुड़ जाना ही नहीं है, बल्कि उस जुड़ाव से कैसे हम लाभ ले सकें, दूसरों को लाभान्वित करा सकें, इस पर भी हमको फोकस रखना होता है। इसके अलावा जो लगातार हम देखते हैं कि रिफ्रेशर कोर्सेज टीचर्स करते हैं या अदर जो भी कोर्सेज करते हैं, यह टीचर्स को अपने उत्साह और प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है। हम लगातार दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, जो हमारा रूटीन प्रोसेस चलता आता है उससे थोड़ा सा हट के जब हम काम करते हैं, तो हमारा काम के प्रति उत्साह और लगातार हम और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार से जो यह प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यह हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक शिक्षक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या जो भी अ, शिक्षा के प्रोफेशन में, एजुकेशन के प्रोफेशन में आना चाहता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में देखा जाए तो जो शिक्षा है, इसको कहा जाता है कि एक बहुत ही सम्मानजनक पेशा है, व्यवसाय के रूप में अब देखा जा रहा है, इसको पुरस्कृत पेशे के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी लगातार वर्तमान समय में आती जा रही हैं। तेजी से बदलते शैक्षिक माहौल को देखते हुए बर्नआउट, जो कि लगातार काम करने के कारण हम देखते हैं कि कई बार हमारा काम से मन हटने लगता है, दूसरी गतिविधियों में हम शामिल होने लगते हैं, तो इसे बर्नआउट कहा जाता है। तो बर्नआउट जो है, यह टीचिंग प्रोफेशन में भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए तथा अपने पेशे को जुनून बनाए रखने के लिए यह जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स का, यह करना आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि
वह कौन से चीजें हैं जो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो कौन से प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स की मदद कर सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्तमान समय में हम देखेंगे तो सबसे जो पहला डिजिटल टूल हमारे सामने आता है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसको कहा जाता है, और हम सभी से परिचित भी होंगे भली बात। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को और एडमिनिस्ट्रेटर को ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने, उन पाठ्यक्रमों को शिक्षकों तक विभिन्न माध्यमों में, चाहे वो PDF हो, IDEO हो, वीडियो हो, इन माध्यमों तक वितरित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह एक ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और प्रभावी भी बनाता है। अब बहुत सारे LMS के प्लेटफॉर्म हम लोग प्रयोग करते होंगे, उनका नाम सुनते होंगे, जैसे मूडल। मूडल एक लोकप्रिय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो शिक्षकों और प्रशासकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम बनाता है। उन पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को जोड़ सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑडियो विजुअल फाइल्स को, PDF फाइल्स को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों का मूल्यांकन अगर किया जाना होगा तो भी मूडल के माध्यम से हो सकेगा। जो टीचर ट्रेनिंग के रूप में, शिक्षक विद्यार्थी के रूप में उससे जुड़े हैं, उनका मूल्यांकन भी, इवैल्यूएशन और असाइनमेंट भी उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, उनको किस प्रकार से उनकी ट्रैकिंग की जाए, उनकी रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाए, इन सब की मदद भी मूडल के माध्यम से करते हैं, जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। मूडल के अलावा हम लोग बहुत सारे और सुनेंगे, जैसे कैनवास है, डियोलिंगे है। ये सारी जो चीजें हैं, ये हमको LMS प्लेटफॉर्म शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री पहुंचाने, विभिन्न चर्चाओं में भाग लेने में मदद करता है। LMS यह एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टूल है टीचर ट्रेनिंग के लिए, जो कि लास्ट में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करता है। दूसरा, इसके अलावा वेबिनार। वेबिनार हम सभी जानते हैं, ये ऑनलाइन प्रस्तुतियां हैं जो हमको रियल टाइम में अन्य स्थानों से जोड़ती हैं, प्रशिक्षण सत्रों में जोड़ती हैं। और एक माध्यम जिसके माध्यम से हम सभी आज इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, जूम, ये वेबिनार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसके अलावा गूगल मीट है, स्काइप है, जैसे प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को और अन्य प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने का, संचार करने का अवसर हमें उपलब्ध करा रहा है। तो यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल चीज का दूसरा प्रकार है। तीसरा, हमारे पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन कम्युनिटीज बनाने का, जिसके तहत हम बहुत सारे देखे होंगे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या फिर फेसबुक पे भी हम लोग समूह बना लेते हैं, बहुत सारे फोरम बनाए जाते हैं, ऑनलाइन चर्चा के लिए बोर्ड बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे शिक्षक लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने संसाधनों की के बारे में चर्चा करते हैं और अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स की बात करें तो मोबाइल ऐप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे, जैसे क्विजलेट हो गया, डुओलिंगो हो गया, जैसे मोबाइल ऐप ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, स्टडी ग्रुप्स के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सिखा सकते हैं। और केवल सिखाने तक ही सीमित नहीं है, यह जो ड्यूलिंगो, जैसे अगर हम बात करें ड्यूलिंगो की, यह इंटरेक्टिव पाठ्यक्रम बनाने में भी मदद करता है, जो कि विभिन्न भाषाओं में हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह बहुत सारे टाइप्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हमारे समक्ष, जिनके माध्यम से हम टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे कार्यों को कर सकते हैं। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने एक सवाल उठता है, एक भारतीय परिवेश की जब हम बात करते हैं, कि भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षक विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है। क्यों हर जगह, हर विश्वविद्यालय में, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इन विषयों पर चर्चा हो रही है कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, और उनकी जो एजुकेशन है उसको लगातार अपडेट करने के लिए तरह तरह के कोर्सेज चलाए जाते रहे। तो यह जो सारी चर्चा है, इसको थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उसमें एक स्टोरी आई थी इसी पर, कि व्हाई इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज टीचर डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। उसमें कहा गया था कि एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य उसमें आगे सामने आया था। उसमें बताया गया था कि भारत में जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, उसमें से निकलने वाले लगभग 80% जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो हमारे उद्योगों की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि लगभग 50 मिलियन ग्रेजुएट ऐसे हैं जो हर साल, हर वर्ष वर्कफोर्स के रूप में, कार्यबल के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। और उनमें से 80% ऐसे हैं जिनको हम स्नातक उद्योगों की भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं या उपयुक्त नहीं मान रहे हैं। जब हम अपनी दैनिक बातचीत करते हैं, दैनिक चर्चाएं करते हैं,
तो जो टेक्नोलॉजिकल बातें होती हैं वो हमारे बातचीत पर हावी रहती हैं, हम बार बार टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम स्टडी करें, और हमने बहुत सारी स्टडीज का रिजल्ट देखा है, उसमें यह सामने आया है कि भारत में जो हमारा वर्क फोर्स है वह मुख्य तौर पर सेवा में, निर्माण कार्यों में और बहुत सारे स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न है। प्रौद्योगिकी में बहुत कम लोग कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब, जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जो पर्सनल डेवलपमेंट वाला, जिसको हम लोग सौंदर्य बोलते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत सौंदर्य, यह एक ऐसा फील्ड है जहां पर प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन पेशेवरों की डिमांड होती है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर उद्योग हो, जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लैस माना जा रहा है, उसमें केवल 3 से 4 लाख लोग या नौकरियों की आवश्यकता है पर ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे व्यक्तिगत सौंदर्य है, यानी कि टेक्नोलॉजी के अलावा जो फील्ड है, सेवा हो गया, निर्माण हो गया, खुदरा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे ज्यादा रोजगार देने में सक्षम है। इसका और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो हमारे इंजीनियरिंग के स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए भी इंटरनेट पर एनपीटीईएल, कोर्सेरा, स्वयं जैसे संसाधनों के खजाने भरे पड़े हैं। तो फिर वो क्या कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे 80% युवा ऐसे हैं जो उद्योग जगत में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका मतलब यह स्पष्ट है कि यह जो डिफरेंस आ रहा है, वह डिफरेंस केवल कौशल के अंतर का नहीं है, केवल उनके स्किल में डिफरेंस का नहीं है। भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली रही है, एक लंबे समय से इस आलोचना को भी झेलती रही है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह सिद्धांत आधारित अधिक है, और हमारा पाठ्यक्रम काफी भारी भरकम होता है, और कौशल को लेकर, स्किल को लेकर हमारे यहाँ ध्यान कम दिया जाता रहा है, परंपरागत तौर पर, प्राचीन तौर पर, प्राचीन अगर समय के इवोल्यूशन इवोल्यूशन करें तो हम। तो आलोचना का तर्क है कि जो स्नातक में आधुनिक नौकरियों के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल चाहिए होगा, वह हमारे युवाओं में, स्नातकों में उनकी कमी है। और इस अंतर को पाटने के लिए हम देख रहे हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वह लगातार अनुभवात्मक शिक्षा को लेकर आगे आ रहे हैं, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षणों को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं, इंटर्नशिप जैसे प्रोग्रामों को चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत बड़ी पहल है इस दिशा में, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा स्वयं पोर्टल, एनपीटीईएल पोर्टल, जिनका उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, विद्यार्थियों में स्किल को पैदा करना है। हालांकि यह चुनौती अभी भी बनी हुई है कि जो हमारे स्नातक पैदा हो रहे हैं वह उद्योगों की डिमांड को मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, उनमें जो एकेडमिक एक्सलेंस है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनके अंदर स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, उच्च शिक्षा की जो प्रणाली है, उसमें एक प्रमुख बदलाव हमको यह देखने को मिल रहा है कि जब हम स्किल ओरिएंटेड होकर, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे नियामक संस्थाएं हैं, यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, यह लगातार पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने पर जोर दे रही हैं ताकि शिक्षा को आधुनिक बनाया जाए। हालांकि यह कई बिंदुओं पर हमको महत्वपूर्ण भी महसूस होता है, क्योंकि ऑनलाइन वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग कम समय में बड़ी संख्या तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह जो नए परिवर्तन है, शिक्षा को जो ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया है, यह पैमाने और पहुंच का तो समर्थन करते हैं कि हम बड़े कम समय में बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भारत में पारंपरिक रूप से शिक्षक छात्र का संबंध रहा है, उसको यह कमजोर कर रहा है। हर कोई, हम सभी किसी न किसी अपने एक गुरु को याद करते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमारे जीवन को इस हद तक प्रभावित किया। लेकिन यह जो ऑनलाइन सीखने की प्रक्रिया है, इसने फैकल्टीज के साथ विद्यार्थियों का जो स्थायी संबंध बनता था, उसकी संभावनाओं को कम कर दिया है, जिससे मेंटरशिप जो है वह दुर्लभ होती जा रही है। यही कारण है कि हम देखेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्नातक ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, वो स्किल होने के बाद भी उद्योग जगत में उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है विशाल संसाधन तो जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट का बीच का जो रिलेशन होता है वह ऑनलाइन माध्यमों से नहीं किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा की आधुनिकता को देखते हुए, ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता है, और तरह तरह के मंचों की हमने भी चर्चा किया जो गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। योग्य और जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक प्रणाली कुशल स्नातक को तैयार करने में बाधा भी यही कारण है कि जो हमारे स्नातक हैं उनमें एक
ह्यूमन टच नहीं आ पा रहा है, ह्यूमन एलिमेंट नहीं आ पा रहा है, उनका कोई व्यक्ति व्यक्ति विशेष मार्गदर्शक नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जो हम जिसका असर हमारी तकनीकी नवाचार और देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसको पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को, यानी जो टीचर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसको तो प्राथमिकता देना ही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, टीचर्स के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उस पर नजर बनाए रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए एक सहायक वातावरण किस प्रकार से क्रिएट हो उस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और एनईपी में इसकी चर्चा भी की गई है, आगे हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मानव पूंजी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें निवेश करके हम जो भारत है वह विश्व स्तरीय विद्वान या नवोन्मेषक जिनको कहा जाता है, उनको हम तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी चर्चाओं में हमारे सामने जो बिंदु सामने आए हैं वो ये हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सालाना ग्रेजुएट्स हमारे पास आउट होने के बाद हम भी इंडस्ट्रीज की मीट को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे युवाओं के पास ज्ञान तो है, कौशल तो है, और कौशल की विकास करने के लगातार साधन है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि जो शिक्षक और छात्र के बीच संबंध है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जमाने में थोड़े से कमजोर हुए हैं। तो हमको आवश्यकता है कि आधुनिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन सिस्टम को त्याग सकते हैं, लेकिन जो नए नए हमारे पास एलएमएस उपलब्ध है, जो मोबाइल ऐप है, उनके माध्यम से किस तरीके से हम उस पुराने ह्यूमन एलिमेंट को, ह्यूमन टच को विद्यार्थियों तक दे सकें, वो महत्वपूर्ण होगा। तभी हम विद्यार्थियों के कौशल को वास्तव रूप से निखार सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के सामने पैदा हुआ है कि किस प्रकार से भारत की उच्च शिक्षा को शिक्षक विकास में प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे कि ये हमने तीन चार प्रकारों की चर्चा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें एलएमएस, मोबाइल ऐप और वेबिनार वगैरह थी। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं, बहुत सारे इनकी उपयोगिता भी हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देती है। जो सबसे महत्वपूर्ण अगर उपयोगिता की बात की जाए तो पहला है जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। यानी कि यह जो प्लेटफॉर्म्स है, जो डिजिटल टूल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचने में और किसी भी समय और किसी भी स्थान पर प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने में सुविधा प्रदान करते हैं। और उनमें से एक सोर्स के माध्यम से, एक टूल के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आज जुड़े भी हुए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यह हमको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है और एसेसिबिलिटी दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में बैठा कोई व्यक्ति रायपुर छत्तीसगढ़ में भी संवाद कर रहा है इन रियल टाइम। इसके अलावा यह उन शिक्षकों के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद है जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, जो मुख्य धारा से पहुंचने में बहुत ही उनके पास समय लगेगा, और जिनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, जिनकी दिनचर्या इतनी कठिन है क्योंकि उन वहाँ शिक्षकों की कमी है या जो भी कारण है जिनकी वजह से वह दूरस्थ इलाकों में नहीं जा पाते हैं, ऑनलाइन सत्रों मतलब वेबिनार्स में, सेमिनार्स में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो वह अपने स्थान पर बैठे जिस भी दूरस्थ इलाके में है वहाँ ऑनलाइन माध्यमों से सेमिनार्स में, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, रिफ्रेशर कोर्सेज में, ओरिएंटेशन कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। ये हमारे बेनिफिट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स के लिए टीचर ट्रेनिंग में। दूसरा है स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल बड़ी संख्या में टीचर्स के साथ एक समय में पहुंच सकते हैं, जिससे यह प्रशिक्षण देने का एक किफायती तरीका भी बन जाता है। हमारा समय व्यवस्था है, हमारे धन की बचत होती है, और हम कम समय में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है वो है पर्सनालाइजेशन। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं, ये है प्रत्येक इंडिविजुअल टीचर की, प्रत्येक शिक्षक की स्पेसिफिक आवश्यकताएं जो होंगी उनको मीट करने का प्रयास करता है, और उनको मीट करता है, उनको अवसर प्रदान करता है। और अंतिम है जो महत्वपूर्ण विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन हमने चार विशेषताओं की जो चर्चा की है। चौथा है सहयोग। यह बहुत सारे शिक्षकों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में, विषय पर चर्चा करने में, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करने में। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होंगी जो छत्तीसगढ़ में होगी, यूपी के लोग नहीं जानते होंगे, यूपी की में होगी, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते होंगे। तो जब शिक्षक इन मंचों के माध्यम से जुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कैसे और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, वह इस सहयोग की भावना के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स टीचर ट्रेनिंग के हैं, उनके बेनिफिट्स हैं जिनके माध्यम से हम चर्चाएं करते हैं। अब हमने बात किया कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, इनके क्या फायदे हो सकते हैं।
और किस प्रकार के ये हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें हमने एलएमएस वगैरह की बात की थी। लेकिन यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं, इनकी कुछ अपनी एक सीमाएं भी हैं। और ये वो सीमाएं हैं जिनके कारण कई बार ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टूल्स हैं, ये हमारे लिए उतने उपयोगी साबित नहीं हो पाते हैं जितना हम इनको समझ सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट है जो अक्सर हमको सामना करना पड़ता है जब भी हम कहीं सेमिनार में, वेबिनार में, किसी भी इस तरह के टीचर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज में जुड़ते हैं, वो है टेक्निकल इशू। कई बार नेटवर्क इशू होता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इसके अलावा हम नेविगेट ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस जो दूरस्थ इलाके के लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क इश्यूज वगैरह के कारण। तो ये ही वह एक महत्वपूर्ण समस्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स के लिए। इसके अलावा, इन तकनीकी मुद्दों के अलावा, दूसरा है सीमित बातचीत। जो इंटरेक्शन है वह बहुत ही सीमित हो जाती है जब हम ऑनलाइन किसी माध्यम से जुड़ते हैं। प्रश्न पूछना, किसी भी चीज का डाउट क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि हम चीजों को आमने सामने होने से, प्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैंने भी भारत के संदर्भ में बात किया था, कि जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, वह हमको नहीं मिल पाता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि भारतीय समाज अत्यंत ही एक कहिए कि भावुक समाज है, भावनाओं पर आधारित समाज है। हम लोग एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली भावनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। और जब हम भावनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाना, किसी भी संदेह को दूर करना ज्यादा आसान होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक और चैलेंज हमारे सामने आया वो है मोटिवेशन और एंगेजमेंट का, प्रेरणा और जुड़ाव का। हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई बार जुड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और हम एक साथ दो, जैसे किसी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ अपने दूसरे भी कार्य कर रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल टूल्स के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग के उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य हमको नहीं मिल सकते हैं। उन उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को प्रेरित करना और उन्हें शामिल करना इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक चुनौती हो सकती है। खासकर तब जब जो सामग्री होगी बहुत इंटरेक्टिव या प्रासंगिक ना हो, उस समुदाय के, उस शिक्षक समुदाय के लिए या उस क्षेत्र विशेष के लिए। अगर बहुत इंटरेक्टिव और प्रासंगिक नहीं है तो शिक्षकों को उस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किसी भी ऑनलाइन मंच पे जोड़ना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसके अलावा समानता और पहुंच, यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षकों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल की समान पहुंच है, यह चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हम सभी, हो सकता है कि क्लासरूम टीचिंग में बहुत ही अच्छा टीचिंग करते हो, लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं, उनका प्रयोग करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके पीछे कारण जो है वो टेक्निकल भी हो सकता है। और दूसरा है कि इंटरनेट संबंधी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जैसे मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ तो बार बार मेरे पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो कहीं ना कहीं यह चैलेंजेज हैं जो हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और डिजिटल टूल्स को टीचर ट्रेनिंग में या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूज करने में समस्या पैदा करते हैं। हालांकि ये जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, इनको लगातार प्रयास करने के लिए नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसको दूर करें। जैसा कि हमने भारत के संदर्भ में बात किया कि भारत में एक बड़ी समस्या यह आ रही है कि विद्यार्थियों को हम पर्सनल टच नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी समस्याएं हैं इन टूल्स की, डिजिटल एजुकेशन की या ऑनलाइन टीचिंग की, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि कैसे। कहा गया है कि जो नई परिस्थितियां हैं और वास्तविकताएं हैं, उनके लिए हमेशा ही नई पहलें अपेक्षित होती हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कमियां गिना सकते हैं, लेकिन इनसे जो होने वाले फायदे हैं वो उन कमियों पर सदैव हावी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जल्दी ही हम संक्रामक रोग से, वैश्विक महामारी कोविड से जब पीड़ित थे, तो हमने देखा कि शिक्षा जब प्रभावित होने लगी, जो पारंपरिक तौर तरीका था भारत में शिक्षा का, उस माध्यम से शिक्षा देना संभव नहीं हो सका। तो हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों पर विचार करना शुरू किया। और उन वैकल्पिक साधनों पर विचार करने के ही क्रम में बहुत सारे एलएमएस जो प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा वेबिनार्स जो आयोजित किए गए, ऑनलाइन कोचिंग शुरू की गई, वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया, यह सभी परिणाम था
इस वैकल्पिक साधन का, जो मॉडर्न शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके संदर्भ में जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू की जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें इस ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को लेकर एक विशेष प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण होगा, स्पेशली जो इसमें शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, उसको उपयोग करने के लिए हम एक विशेष तौर तरीका अपनाएंगे। और उन विशेष तौर तरीकों को अपनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी स्तरों पर शिक्षण कार्य जो है, उसमें प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखकर हुए बहुत सारे पहले की गई हैं एनईपी के द्वारा, एनईपी के तहत। और उन पहलों में हम आप लोग हमारी इस पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि उन पहलों में जो सबसे महत्वपूर्ण एक पहली पहल है, वह है ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट स्टडी। यह कहा जा रहा है कि भारतीय परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर होगी, ऑनलाइन शिक्षा की क्या हानियां हैं, उन हानियों को कैसे कम किया जाए और कैसे उसको परंपरागत शिक्षा से एकीकृत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम लाभ पहुंचा सकें और ई कंटेंट विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। तो इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा भारत में लागू किया जाए कि न किया जाए, लागू करने समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, इसके लिए हमारे जो प्रमुख संस्थान हैं, जैसे एनईटीएफ हो गया, एनआईओएस हो गया, इग्नू हो गया, आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, इन एजेंसियों के माध्यम से, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारे पायलट स्टडीज भी की जा रही है और जिनके परिणाम सार्वजनिक भी किए जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया है। और इन परिणामों के माध्यम से हम यह देख सकेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण सिफारिश है एनईपी की, वह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का क्षेत्रफल, इसकी विविधता, इसकी जटिलता, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित और सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है। यानी हमारे पास जो डिजिटल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह अभी कमजोर है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम ठीक तरीके से अपने विद्यार्थियों तक, छात्र छात्राओं तक या टीचर्स एजुकेशन को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण सिफारिश दिया गया है, वो है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। कहा गया है कि शिक्षार्थियों की प्रगति के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति के लिए और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस के लिए शिक्षकों को बहुत सारे सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और उनमें से दो हमारे सामने वर्तमान समय में है भी, जिनमें एक स्वयं पोर्टल है और एक दीक्षा है, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को शिक्षण के साथ साथ उनको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, कोर्स कंप्लीशन के पश्चात उनको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे कि स्वयं पोर्टल के माध्यम से। और भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, जैसे मैं जिस विश्वविद्यालय में जुड़ा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्वयं पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, वहां से क्रेडिट अर्न करते हैं, वहां से सर्टिफिकेट अर्न करते हैं और जिसको हमारा विश्वविद्यालय स्वीकार करता है। तो यह जो ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनको और अधिक विस्तारित रूप दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है एनईपी के तहत। इसके अलावा जो डिजिटल डिफरेंस है उसको भी कम किया। हेलो। जो डिजिटल डिफरेंसेज है उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो स्वयं पोर्टल या दीक्षा पोर्टल है, इसकी में वर्चुअल लैब्स की भी व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए शिक्षकों को शिक्षक केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म उपकरणों का प्रयोग करके कैसे ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण सामग्री का स्वयं सृजन कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन और मूल्यांकन की व्यवस्था की जा रही है, परीक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। जैसे प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, परख है, स्कूल बोर्ड है, एनटीए है, रूबिक्स है, पोर्टफोलियो, बहुत सारे आपको ऐसे मंच दिखाई देंगे ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में, जो 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मूल्यांकन के नौ तौर तरीकों को अध्ययन में किया जा सकेगा। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग प्रयास करें कि हम लोग मिक्स्ड मेथड का यूज करें, यानी कि ऑनलाइन भी रहें और साथ साथ हम भौतिक रूप से कक्षाओं को भी किस प्रकार से दोनों के एकीकृत किया जाए, कैसे दोनों को हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में चलाएं कि दोनों का रिजल्ट, हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आ सके विद्यार्थियों के कौशल के डेवलपमेंट में। इसके अलावा बहुत सारे अन्य मानक भी तय किए जा रहे हैं, जिनके लिए ई लर्निंग और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दिशा निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन मॉडर्न समय में एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो
भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव भी आ रहे हैं, और उन बदलावों को हमारी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उससे कैसे एकीकृत किया जाए, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर हम बात करें कि ये जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन है, इसका शिक्षक शिक्षण और टीचर्स के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें किस प्रकार से मदद मिल सकती है, तो हम ये देखते हैं कि यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल उपकरण है, हम शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए या अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें लचीलापन, मापनीयता, व्यक्तिगत सहयोग, ये सारी चीजें शामिल हैं। हालांकि तकनीकी मुद्दे, सीमित बातचीत, प्रेरणा, जुड़ाव और एक पहुंच की समस्या, ये इन चुनौतियों पर हमको विचार करना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टूल का उपयोग करने के लाभ और चुनौतियों को हमको समझते हुए ये जो प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे उनके डिजाइन तैयार करने होंगे, उनको वितरित करने का प्रयास किया जाना होगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म की भी बातें करनी होंगी जो शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करते हों और छात्रों के परिणाम में लगातार सुधार लाने के प्रयास करते हों, ताकि जो है हमने भी थोड़ी देर पहले भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षक विकास की प्राथमिकता देने की आवश्यकता के समय बात किया कि 80% जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे इंडस्ट्रीज की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे इस गैप को, कैसे इस लैग को मेंटेन किया जाए, इसके लिए ऑनलाइन और ये डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हमको मदद मिल सकती है। तो ये सारी हमारी बातचीत थी जो टीचर्स एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर केंद्रित थी, कि वो कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई चर्चा करनी हो तो हम लोग ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि जी। विद्यार्थियों में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो बता सकते हैं। विद्यार्थियों की ओर से कोई प्रश्न नहीं है सर। निश्चित जी। तौर पर आपने ऑनलाइन विषय से संबंधित चैलेंजेस और उसमें किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इस पर आपने बहुत अच्छा विस्तृत अपना व्याख्यान दिया। मैं हॉल में सुन ही रही थी कि विद्यार्थी बड़े शांति से इसको सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि नेताजी सुभाष विद्यालय के बहुत से विद्यार्थी यहाँ जो बैठे हैं सभागार में, वे टीचर्स ट्रेनी हैं, बीएड कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए इस तरीके से ऑनलाइन सुविधाओं से किस तरीके से दोस्ती करना है और उनके चैलेंजेस से किस तरीके से ओवरकम करना है, इस विषय में आपका ये व्याख्यान डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं पूरे विद्यालय परिवार, महाविद्यालय परिवार और वितराग रिसर्च फाउंडेशन की ओर से पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना ये कीमती समय हमें दिया और आपके व्याख्यान से हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी और सभी स्टूडेंट्स निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।